Hello and welcome everyone. I'm Anisha. I hope all of you are doing well. So in this today's video we are going to continue your revision on your chapter number 10, okay, that is grassroots democracy part 1 governance. So as we have completed summary and the big questions, so in this video we are going to do the लॉन्ग आंसर टाइप। तो इस वीडियो में हम करेंगे आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। आपका चैप्टर नंबर 10 जो कि है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। और आज का ये जो लेक्चर है पूरा हिंदी में एक्सप्लेन होने वाला है। अगर आपको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन सुनना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा कि हम यहाँ पे 5 लॉन्ग आंसर टाइप्स डिस्कस करने वाले, ठीक है। आपको उसमें उस पर क्वेश्चन भी दूंगी और आंसर्स भी दूंगी, आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ठीक है एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अभी, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ गवर्नेंस। देखो गवर्नेंस के बारे में हमने हमारे रिवीजन क्लास में जो समरी क्लास हमारी हुई है तो उसमें भी हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया, और आपके जो चैप्टर हमने किया था उसमें भी डिस्कस कर लिया है। हाँ, और एक बात, आपको ये डिटेल में अगर इसका एक्सप्लेनेशन सुनना है तो आप जो फुल चैप्टर है जो मैंने करवाया है उस पर आप देख लेना, प्लेलिस्ट पे है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा। तो देखो व्हाट इज़ गवर्नेंस, इस पार्ट को हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद फिर दिखेंगे व्हाई इज़ इट नेसेसरी इन सोसाइटी, सोसाइटी में ज़रूरत क्यों है गवर्नेंस की, और एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन गवर्नेंस विद एग्जांपल। गवर्नमेंट के रोल गवर्नेंस में क्या है, एग्जांपल के साथ हम उसको देखने वाले हैं, ठीक है। आप बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोटबुक में लिख लेना बाद में, अभी के लिए आप ऐसे लिसन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहला पार्ट का आंसर हम देंगे यहाँ पे, दैट इज़ व्हाट इज़ गवर्नेंस। सो गवर्नेंस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, रूल मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखो डिसीजन मेकिंग भी है, रूल मेकिंग भी है और इम्प्लीमेंटेशन भी, उसको इम्प्लीमेंट करना भी। दैट एंश्योर्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए सोसाइटी। इट इंक्लूड्स मेकिंग लॉ, एनफोर्सिंग रूल्स एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो मेकिंग लॉ, रूल्स वगैरह बनाना, डिसीजन वगैरह लेना, जो प्रोसेस है ये सब, ठीक है, ठीक है। जो सेट्स ऑफ रूल्स वगैरह बनाना किस के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए, और इंश्योर भी करना कि वो जो रूल्स बन रहे हैं वो फॉलोड हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नेंस। वो प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, गवर्नेंस है। और गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या मैंने डिस्कस कर लिया था ना आपके साथ, एक सिस्टम है, सिस्टम और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम देखेंगे अलग अलग ऑर्गेन्स जो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, बस यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर ही डिस्कस करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट का आंसर तो आप ऐसे लिख सकते हो, आई होप आप सबको समझ आ गया है। नेक्स्ट देखिए, वाई इज़ इट नेसेसरी इन सोसाइटी, वाई गवर्नेंस इज नेसेसरी, ठीक है। तो इसका आप आंसर कैसे लिखोगे, विदाउट गवर्नेंस देयर वुड बी chaos, lawlessness and इनएफिशिएंसी इन सोसाइटी। इट एंश्योर्स, अगर गवर्नेंस नहीं है तो वहाँ पे सोसाइटी में सारा क्योस हो जाएगा, लॉ नहीं होगा, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इनसफिशिएंसी होगा, ठीक है, बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस होंगी। तो गवर्नेंस क्या एंश्योर करता है, एंश्योर करता है लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में हो, इससे क्या हो जाए, इससे क्या होता है, प्रिवेंट क्राइम एंड मेंटेन पीस। एग्जाम्पल पुलिस कंट्रोल थेफ्ट एंड वायलेंस। तो क्या होता है, क्राइम्स वगैरह प्रिवेंट होते हैं, पीस मेंटेन होता है, ठीक है। कौन करता है, एग्जांपल हम देखते हैं ना, पुलिस वगैरह ही कंट्रोल करते हैं वायलेंस को, थीफ वगैरह को पकड़ना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पब्लिक सर्विसेज। नेक्स्ट क्या आंसर करती है गवर्नेंस, पब्लिक सर्विसेज, जैसे कि प्रोवाइड एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन एंड सैनिटेशन। तो गवर्नमेंट ये सब प्रोवाइड करते हैं, तो प्रोवाइड किस लिए करते हैं, ये जो प्रोसेस है गवर्नेंस की प्रोसेस होती है, इसके अंदर ये सब कुछ आती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। थर्ड इसका पॉइंट है जस्टिस, जस्टिस प्रोवाइड करता है, जैसे हमारे कोर्ट्स हैं, कोर्ट सेटल डिस्प्यूट्स एंड पनिश रॉन्ग डूअर्स, प्रोवाइड्स एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन एंड सैनिटेशन। तो ये एजुकेशन प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है और सैनिटेशन प्रोवाइड करती है। कौन कौन प्रोवाइड करता है, किसके कारण होता है, ये सब कुछ गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के अंदर ही क्या आती है, ये कोर्ट्स वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर ही आती है, ठीक है। तो हमने किया था ना ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें एक जुडिशरी का पार्ट था, उसके अंदर कोर्ट्स वगैरह सब थे ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आई होप आपको याद है अगर आपने वो क्लास देखी हुई है तो। और देखो दूसरा है सिक्योरिटी। और देखो यहाँ पे मैं बहुत ऐसे डिटेल में लाइन टू लाइन ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर रही, बस हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आप लिख सकते हो, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सब, ठीक है। द मिलिट्री एंड पुलिस प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट। तो सिक्योरिटी देखो, मिलिट्री पुलिस
क्या करते हैं, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इंटरनल थ्रेट्स मतलब जो देश के अंदर से थ्रेट्स अगर कुछ आ रहा है, या फिर एक्सटर्नल थ्रेट जो फॉरेन कंट्री से अगर कोई एक्सटर्नल कोई थ्रेट्स वगैरह कुछ आ रहा है, जैसे कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वहाँ पे हर बॉर्डर में वो तैनात है ना, क्यों? क्योंकि सिटीजन जो वहाँ पे अराउंड वहाँ उस एरिया पे रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए चाहिए जैसे कि रेगुलर ट्रेड्स, इंडस्ट्रीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो आप कैसे डेवलप करोगे, सिर्फ आप ही नहीं, आपकी कंट्री कैसे डेवलप करेगी, तो हर चीज़ के लिए क्या है, पैसा चाहिए, ठीक है। तो वो सब कुछ स्टेप जो मेंटेन भी कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट, ठीक है। तो रेगुलेट्स ट्रेड, इंडस्ट्रीज़ और एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड भी करते हैं, क्योंकि हमारे जॉब्स वगैरह निकलते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह निकलते हैं, हर साल निकलते हैं, हर स्टेट में निकलते हैं। और जैसे कि बैंकिंग की निकलती है, एसएससी की निकलती है, यूपीएससी का आपका निकलता है, पुलिस सर्विस का आपका निकलता है, तो हर एक अलग अलग ऐसे निकलती है ना, तो वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो आ जाती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर वो आ जाती है। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि गवर्नेंस क्यों नेसेसरी है। तो एक और पॉइंट है इसमें, डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर कोई डिजास्टर आ गया तो क्या होगा, कैसे ये अपने काम करते हैं, जैसे हेल्प पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एंड पैंडमिक्स, भी लोगों को मदद करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे आपका थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन गवर्नेंस, गवर्नमेंट का रोल गवर्नेंस में, ठीक है। द गवर्नमेंट एंश्योर्स गवर्नेंस थ्रू 3 मेन ब्रांचेस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल एक सिस्टम है, तो उस पर क्या ये गवर्नेंस एंश्योर कैसे करती है, इनका 3 मेन ब्रांचेस है। क्या क्या है वो, सबसे पहला है आपका लेजिस्लेचर, जिसको हम बोलते हैं लॉ मेकिंग बॉडी। ये क्या करते हैं, क्रिएट्स एंड मॉडिफाइज लॉज फॉर गवर्नेंस, जैसे कि ट्रैफिक लॉज वगैरह, ट्रैफिक रूल्स है आपकी, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव, लॉ एनफोर्सिंग, जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को, ठीक है, जो लॉ ये लॉज बनाते हैं उसको ये इंश्योर करते हैं कि वो लॉ मतलब फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट लॉज एंड पॉलिसीज। एग्जांपल पुलिस एनफोर्सिंग लॉकडाउन, जैसे लॉकडाउन के टाइम में एनफोर्स तो कर दिया, लॉ तो बना लिया, लेकिन उसको देख कौन रहा था, एनफोर्स कौन कर रहा था, पुलिस वगैरह कर रहे थे ना, तो वो किसके अंदर आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव के अंदर आ जाते हैं। और नेक्स्ट आपका थर्ड है जुडिशियरी, ठीक है, लॉ इंटरप्रेटिंग बॉडी, एंश्योर्स लॉज आर फॉलोड फेयरली एंड प्रोवाइड जस्टिस। ये एंश्योर करते हैं कि लॉज जो है अच्छे से फॉलो हो रहा है, सब लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और प्रोवाइड क्या करते हैं, जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी कोई लॉ, जैसे आपकी कोई फंडामेंटल, आपकी कोई राइट्स, जैसे एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स है ना, जैसे राइट टू इक्वालिटी है, ये सब कुछ, तो राइट टू अपॉर्चुनिटी है, राइट टू एजुकेशन है, अगर कोई उसको वायोलेट करता है तो ये यहाँ पे कौन है प्रोटेक्ट करने के लिए, जुडिशरी है, ठीक है, अब ये प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक द गवर्नमेंट दैट इज़ लेजिस्लेचर पासेस इमरजेंसी लॉ फॉर लॉकडाउन। लेजिस्लेचर ने जैसे पास किया, इसके बाद फिर क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव ने क्या किया, पुलिस और हेल्थ वर्कर्स स्पेशली इम्प्लीमेंटेड सेफ्टी मेजर्स, इन्होंने सेफ्टी मेजर्स इम्प्लीमेंट किए ना। और उसके बाद थर्ड में क्या आएगा, फिर जुडिशरी ने फिर यहाँ पे क्या किया, जुडिशरी एंश्योर्स दैट फंडामेंटल राइट्स वेर प्रोटेक्टेड। तो जुडिशरी ने ये एंश्योर किया कि चाहे लॉकडाउन लगा है लेकिन फिर भी लोगों की फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करने दिया, ठीक है, तो जुडिशरी ने वो काम किया है। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से आप ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया है। और तो देखो कंक्लूजन में, दस गवर्नेंस इज एसेंशियल फॉर स्ट्रक्चर्ड फेयर एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। प्रोग्रेसिव सोसाइटी, स्ट्रक्चर्ड, फेयर, ठीक है, जहाँ पे किसी की कोई वायलेशन ना हो, तो और प्रोग्रेसिव सोसाइटी, डेवलपिंग सोसाइटी, ठीक है, जो डेवलप्ड सोसाइटी है उसके लिए गवर्नेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 है। डिस्क्राइब द 3 ऑर्गन्स। तो हम तो गवर्नमेंट की जो 3 ऑर्गन्स है उसको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। हाउ डू दे फंक्शन इंडिपेंडेंटली वाइल वर्किंग टुगेदर, गिव एग्जांपल। ये देखो एक साथ काम करते हैं लेकिन फिर भी इनका फंक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो वो कैसे करते हैं, जो हमने टर्म पढ़ा था ना, एक सेपरेशन ऑफ पावर, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, ए गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू 3 मेन ऑर्गन्स, ईच प्लेइंग अ यूनिक रोल वाइल मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर। कैसे, देखो फर्स्ट लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी, ये लॉ बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग एंड रिमूविंग लॉ। क्रिएट भी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है और रिमूव भी कर सकती है, ठीक है, उसके अंदर में ये है, लेजिस्लेचर के अंदर में है। और इन इंडिया इट इंक्लूड्स, लेजिस्लेचर के अंदर क्या क्या कौन कौन आ जाती है, कौन कौन आ जाते हैं,
पार्लियामेंट, सबसे पहले पार्लियामेंट आ जाता है, ठीक है, जिसमें क्या है 2 हाउसेस है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा नेशनल लेवल पे। उसके बाद क्या है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि हम विधानसभा बोलते हैं या फिर विधान परिषद एट दी स्टेट लेवल। और तीसरा हमारा और लेजिस्लेचर के अंदर फिर क्या आ जाता है एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट के मेंबर्स और ये पार्लियामेंट के मेंबर, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द पीपल एंड डिस्कस पॉलिसीज़, तो ये लोगों को रिप्रेजेंट करते हो और वहाँ पे पॉलिसीज़ वगैरह ये डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे टू कंट्रोल साइबर क्राइम द लेजिस्लेचर कैन पास अ लॉ इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ ऑन ऑनलाइन फ्रॉड्स। देखो जैसे कि आजकल डिजिटल क्राइम काफ़ी चल रहा है ना, ऑनलाइन क्राइम काफ़ी चल रहा है, तो इसके लेते क्या किया लेजिस्लेचर ने एक लॉ पास किया है, ठीक है, उस पर कि अगर कोई ऐसा पाया गया लोगों के मनी वगैरह ऑनलाइन फ्रॉडिंग वगैरह ये काफ़ी होते हैं ना आजकल, हैकिंग वगैरह करके कोई अगर पकड़ा गया तो उस पर उनको क्या है स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उनको मिलनी चाहिए। तो ऐसा एक लॉ बन गया है, ठीक है ऑलरेडी। तो इसमें सेकेंड ऑर्गन कौन सा है एग्जीक्यूटिव, आपका लॉ एनफोर्सिंग बॉडी। तो उस पर क्या है एंश्योर्स लॉज आर इम्प्लीमेंटेड एंड फॉलोड, जो लॉ बनाई गई है एंश्योर करती है कि वो इम्प्लीमेंट हो और फॉलो हो अच्छे से। जैसे कि इसके अंदर क्या आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड एट द नेशनल लेवल में, ठीक है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, और गवर्नर्स आपके और चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल, ठीक है। और उसके बाद कौन आ जाता है इस पर आपके पुलिस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारे जगह जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो सब, ठीक है, और वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारा एग्जीक्यूटिव के अंदर आ जाता है। जैसे कि आपका एग्जांपल ट्रैफिक पुलिस जो है, जो रूल वहाँ पे देख रहा है ना कि कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो वो भी एग्जीक्यूटिव के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया हुआ है, वंस द साइबर क्राइम लॉ इज पास्ड द एग्जीक्यूटिव पुलिस एंड एजेंसीज, जो पुलिस एंड एजेंसीज है अरेस्ट क्रिमिनल्स एंड प्रिवेंट ऑनलाइन फ्रॉड्स, तो वो अरेस्ट करती है और क्या करती है प्रिवेंट करती है ऑनलाइन फ्रॉडिंग को, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑर्गन है यहाँ पे जुडिशरी, लॉ इंटरप्रेटिंग बॉडी, तो ये क्या करती है एंश्योर्स जस्टिस बाय इंटरप्रेटिंग लॉस एंड सेटलिंग डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट क्या करती है ये, इस पर ये कौन कौन है अंदर, इस पर सुप्रीम कोर्ट है जो कि हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया में, और उसके बाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स एंड चेक्स गवर्नमेंट एक्शन, तो गवर्नमेंट एक्शन को भी ये चेक करती है और सिटीजन्स के राइट को भी ये प्रोटेक्ट करती है। तो एग्जाम्पल में आ गया जैसे कि इफ़ अ लॉ वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इफ़ अ लॉ वायलेट्स फंडामेंटल राइट, कोई भी अगर लॉ ऐसा बन के आया है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है सिटीजन्स की, तो उस पर जुडिशरी क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, कैन डिक्लेयर इट अनकंडीशनल, जो लॉ को नल एंड वॉइड वो डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो हाँ मैंने आपको बताया था ना पिछले क्लास में, कमेंट कीजिएगा कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स कितने हैं और उनके नाम भी लिखिएगा अगर आपको आते हैं तो, ठीक है, या फिर बस मेंशन कीजिएगा कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हाउ डू दे वर्क टुगेदर, अब तो सेकेंड पार्ट है उसका, ठीक है। तो वर्क कैसे करते हैं, लेजिस्लेचर जैसे लॉ बनाती है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव क्या करती है एनफोर्स करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है कि नहीं, उसके बाद फिर जुडिशरी क्या करती है एंश्योर कि जो लॉ है फेयर और जस्ट है, वो किसी की डेवलपमेंट को हैम्पर नहीं करे, वो सोसाइटी के हित के लिए ही बना गया हो, ठीक है। तो ये सिस्टम को हम क्या बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, और एंश्योर क्या करती है चेक्स एंड बैलेंस टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर। क्योंकि देखो अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा एक लॉ बना ले जो फिर सिर्फ उसी को ही फ़ायदा हो, लोगों की कोई फ़ायदा ना हो, तो उस पर क्या कर सकता है यहाँ पे जुडिशरी क्या करेगा, यहाँ पे ये आके इंटरफेयर करेगा और बोलेगा कि जो लॉ बना है लोगों के हित के लिए नहीं है, तो ये इस लॉ को क्या करना है अनकंडीशनल डिक्लेयर कर दो, ठीक है। जो हमने पिछला एग्जाम्पल दिया था ना वही आपका एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, एंश्योर क्या करते हैं चेक्स एंड बैलेंस टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, ठीक है। अगर ये तो देखो पावरफुल लोग हैं ना, ये मिसयूज़ कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं तो इसीलिए ये एक दूसरे को चेक और बैलेंस भी करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं उसके साथ क्या हो जाता है फिर बैलेंस हो जाता है। तो आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं एक्सप्लेन द 3 लेवल्स। अब हमने ऑर्गन डिस्कस कर लिया ना, अब यहाँ पे लेवल डिस्कस करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ऑर्गन्स मतलब आपके जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और लेवल यहाँ पे जो आ जाता है आपके स्टेट के, ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो वाई इज़ इट डिसेंट्रलाइज, ये डिसेंट्रलाइज है ना, डिसेंट्रलाइज इंपॉर्टेंट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क टुगेदर। एग्जाम्पल भी देखेंगे कि जो डिफरेंट लेवल्स है गवर्नमेंट के वो कैसे काम करते हैं। तो इन इंडिया गवर्नमेंट फंक्शंस एट 3 लेवल्स टू एंश्योर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। से पहला है आपका लोकल गवर्नमेंट, या फिर हम इसको बोलते हैं विलेज या टाउन लेवल में, ठीक है, विलेज लेवल में भी होती है या फिर टाउन लेवल में होती है।
जैसे कि विलेज लेवल में क्या होते हैं, पंचायती राज सिस्टम होता है, और टाउन लेवल में क्या होता है, अर्बन लोकल बॉडीज़, है कि नहीं। तो ये क्या करती है, हैंडल्स बेसिक नीड्स लाइक वाटर, सैनिटेशन, रोड्स एंड लोकल डेवलपमेंट। उसके बाद आ जाती है ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल में, और म्यूनिसिपैलिटीज़ जो कि है सिटीज़। देखो विलेज को हम क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत, या फिर सिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, और सिटीज़ वाले सेक्शन को म्यूनिसिपैलिटीज़। मैनेज लोकल गवर्नेंस, वो उन एरिया की गवर्नेंस को मेंटेन करती है। हर एक स्टेट का अलग म्यूनिसिपैलिटी, अलग वो है म्यूनिसिपैलिटी है, और हर एक विलेज का अलग ग्राम पंचायत है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है, इनके जो लीडर है, डायरेक्टली इलेक्ट किए गए। कौन लोग इलेक्ट करते हैं, लोग, ठीक है, जो पब्लिक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, हम, इफ़ अ रोड इज़ डैमेज इन अ विलेज द ग्राम पंचायत विल रिपेयर इट। अगर विलेज में एक रोड डैमेज है तो ग्राम पंचायत उसको रिपेयर करेगा, क्योंकि वो विलेज एरिया में है ना। लेकिन वही रोड अगर सिटी एरिया में डैमेज है तो वो कौन रिपेयर करेगा, म्यूनिसिपैलिटी। ऑलराइट, तो सेकेंड लेवल है आपका स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, हैंडल्स एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड लॉ एनफोर्समेंट इन अ स्टेट। होल स्टेट को देखती है, ठीक है। तो ये कौन इसको लीड करता है, इसको लीड करता है चीफ मिनिस्टर, रियल हेड जो हम बोलते हैं, और गवर्नर, नॉमिनल हेड, ठीक है, दो लोग। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट असेंबलीज भी यहाँ पे आ जाती है, और ये क्या बनाती है, स्टेट लॉस वगैरह बना लेती है ये, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, इफ़ अ स्टेट एक्सपीरियंसेस ड्राउट। तो अगर एक स्टेट में कोई ड्राउट्स आ गया, ठीक है, पानी वगैरह नहीं है, सूखा पड़ गया, तो यहाँ पे क्या स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोवाइड्स रिलीफ मेजर्स एंड वाटर सप्लाई करने की कोशिश करेगी, लोगों तक पीने का पानी पहुँचाने की कोशिश करेगी। देखो अगर पानी नहीं है तो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना। देखिए हमको सुबह उठते ही सबसे हमें पहले पीना होता है पानी, फिर ब्रश करने के लिए पानी चाहिए होता है, वॉशरूम जाने के लिए भी पानी चाहिए होता है, नहाने के लिए भी पानी चाहिए होता है। तो पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ड्राउट्स आ गए तो यहाँ पे कौन थोड़ा सा मदद कर देता है लोगों की, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोवाइड कैसे, रिलीफ मेजर्स वगैरह और वाटर सप्लाई प्रोवाइड करके। तो यहाँ पे थर्ड लेवल आपका है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि है नेशनल लेवल पे, ठीक है। डील्स विद डिफेंसेस, फॉरेन पॉलिसीज, करेंसी एंड नेशनल इशू। तो ये नेशनल इश्यूज़ में ये डील करता है, ठीक है, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी या करेंसी वगैरह में। तो ये कौन लीड करता है, प्राइम मिनिस्टर जो कि रियल हेड है, और प्रेसिडेंट जो कि नॉमिनल हेड है, ओके। नेक्स्ट, पार्लियामेंट मेक्स नेशनल लॉ। तो नेशनल लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। वहाँ पे दो हाउसेस है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो वो दोनों मिलकर लॉ बनाती है। तो इन केस ऑफ अ वार थ्रेट द सेंट्रल गवर्नमेंट मोबिलाइजेस द आर्मी। अगर वार थ्रेट वगैरह है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, आर्मी को मोबिलाइज करेगी, तैयार करेगी उनको, ठीक है, वार के लिए। तो उनका रोल ऐसा है, ठीक है, मतलब बड़े लेवल में। तो इस पर देखो, इंपॉर्टेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, वाई डिसेंट्रलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये 3 लेवल तो क्लियर हो गया है ना। तो हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फास्टर डिसीजन मेकिंग, अगर डिसेंट्रलाइजेशन है तो क्या है, लोकल एरिया में जल्दी डेवलपमेंट होगा और डिसीजन मेकिंग भी जल्दी होगा, है कि नहीं। तो लोकल प्रॉब्लम्स आर हैंडल्ड एट द लोकल लेवल में ही क्या होगा, लोकल प्रॉब्लम्स को अच्छे से वो हैंडल करेंगे लोग, वहाँ पे जो भी वो प्रॉब्लम को फेस करे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा बेटर गवर्नेंस। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से वहाँ की जो प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस अच्छी तरह से चलेगी, बिकॉज ऑफिशियल्स अंडरस्टैंड रीजनल नीड्स, क्योंकि वो भी वहीं उसी रीजन में रहते हैं ना, तो उनको पता है कि उस रीजन में क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, तो इसीलिए डेवलपमेंट जल्दी होती है। और दूसरा है आपका सिटीजन पार्टिसिपेशन, एंश्योर्स डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट्स लेवल। तो जो सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं ना अच्छे से, जैसे कि विलेज पंचायत में, ग्राम सभा में वो मीटिंग में पार्टिसिपेट करते, अगर कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे वो या फिर वो वोटिंग देते हैं उनके रिप्रेजेंट को इलेक्ट करने के लिए, तो वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, डेमोक्रेसी में। तो इसके कारण क्या हो जाता है, डेमोक्रेसी आ जाती है कहाँ से, ग्रास रूट्स लेवल से, ठीक है, बेस लेवल से। नेक्स्ट आ जाता है आपका एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट लेवल्स वर्किंग टुगेदर। तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल देने के लिए बोला है कि हाउ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क टुगेदर। तो यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग अ मैसिव फ्लड, अगर फ्लड आ गया, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था ना जब हमने चैप्टर किया था, तो लोकल गवर्नमेंट क्या करेगी, इवैक्यूएट्स पीपल एंड प्रोवाइड फूड। वो लोगों को वहाँ से उस एरिया से वो खाली करेगी और उनको
फूड वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर फ्लड सीवियर है तो क्या होगा, स्टेट भी वहाँ पे आ जाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, डिप्लॉयड्स डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट टीम वगैरह को भेजेगी। और थर्ड में फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड एंड आर्मी सपोर्ट, पैसे की मदद करेंगे, ठीक है, फाइनेंशियली ऐड करेंगे और आर्मी सपोर्ट वगैरह देंगे। अगर कोई कहीं अटक गया है फ्लड से, कोई बह गया है, फिर कहीं चले गए हैं, तो वो आर्मी की मदद से उनको निकालने की कोशिश करते हैं। आपने भी देखा होगा ना टीवी पे, जैसे हेलीकॉप्टर से वो कैसे रेस्क्यू टीम आती है और उनको वहाँ से रेस्क्यू करके ले जाती है, निकाल के ले जाती है। तो ऐसे करके वो फिर वो कौन भेजता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल से, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है। Thus, decentralization improves efficiency, participation and governance. तो decentralization क्या करती है, efficiency improve करती है, participation improve करती है और governance को भी काफ़ी ज़्यादा improve करती है, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, व्हाई इज़ डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम तीन, देखो, एक क्वेश्चन, 2 और 3 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहले हम समझेंगे डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी का इज अ सिस्टम वेयर पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स एंड पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। तो वहाँ पे यस, डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे लोग अपने लीडर्स को खुद चूज़ करते हैं ना, पार्टिसिपेट करके। कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, ये वोटिंग करके इलेक्शन के टाइम में। तो ये कौन से प्रिंसिपल में बेस्ड है, इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस प्रिंसिपल के बेस्ड में है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसको हम देखेंगे अब। देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या आ जाता है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या आ जाता है। देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, सिटीजन्स वोट डायरेक्टली ऑन एवरी इशू, जैसे कि एंशिएंट ग्रीस में है, ठीक है। और फिर स्कूल में भी जैसे वोटिंग फॉर अ पिकनिक, स्कूल में हम अगर आपको कहीं जाना है, पिकनिक जाना है, तो आपको 2 प्लेसेस के ऑप्शन दिए होते हैं। तो उन 2 प्लेसेस में से आपको कहाँ पे जाना है, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ज़्यादा जाना चाहते हैं, ठीक है, ज़्यादा अगर नंबर स्टूडेंट प्लेस ए पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको समझाया था ना एग्जांपल दे के भी क्लास में। तो उस तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहीं पे पॉसिबल है जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है। तो इंडिया जैसे कंट्री में तो हम सोच भी नहीं सकते कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी नेशनल लेवल पे, लेकिन यहाँ पे लोकल लेवल पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली वहाँ पे वोट करते हैं ना, डायरेक्टली वहाँ पे लोग आते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। तो दूसरा टाइप है हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये यहाँ पे क्या होता है, सिटीजन्स इलेक्ट लीडर्स टू मेक डिसीजंस। तो एक लीडर को वो इलेक्ट करते हैं ना, और फिर क्या करते हैं, वही आगे जाके सारा डिसीजन वगैरह लेता है, किसके हित पे, लोगों के हित पे, वेलफेयर फॉर द पीपल। तो ये कहाँ पे, इंडिया पे, यूएसए में और यूके में है। तो आई होप आपको समझ आ गया है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के डिफरेंस। देखिए, आपके बुक में इसको डायरेक्टली दिया नहीं हुआ, ठीक है, फिर भी आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको करवा रही हूँ। तो थर्ड पार्ट हम देखते हैं यहाँ पे, व्हाई इज़ डेमोक्रेसी इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, एंश्योर्स पीपल पार्टिसिपेशन, सिटीजन चूज देयर लीडर्स, है कि ना। डेमोक्रेसी में क्या है, एंश्योर करता है ना लोगों की पार्टिसिपेशन, लोग आके वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे सिटीजन अपने लीडर्स को खुद चूज़ करते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, हमारे जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस को प्रोटेक्ट करता है ना डेमोक्रेसी के कारण, ठीक है। क्योंकि क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जैसे इंडिया डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पे हमारे दिए हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो क्या हो जाता है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसको प्रोटेक्ट भी करे, जैसे कि जुडिशरी, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करती है ना। तो एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू पीपल। गवर्नमेंट जो भी स्टेप लेती है, जो भी करती है, कुछ भी करती है, वो हमेशा ऐसे स्टेट पे होते हैं वो कि जो अगर लोग उनके क्वेश्चन करें, जैसे कि मीडिया अगर जैसे क्वेश्चंस करती है ना, तो हमेशा वो मतलब आंसरेबल हो। क्योंकि ये क्यों करती है, ताकि गवर्नमेंट कोई पावर को मिसयूज़ ना करे और हर लोग को वो क्या करे, लोगों के हित के लिए ही यूज़ करे। नेक्स्ट, प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ पावर, जो हम बात कर रहे थे ना अभी, लीडर्स आर मॉनिटर्ड एंड कैन बी रिप्लेस्ड। जो लीडर्स है इनको अच्छे से मॉनिटर्ड किया गया था और इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि जो एक बार लीडर बन गया तो हमेशा ही वो लीडर बनता रहेगा, उसको हम रिप्लेस करेंगे। उसको अगर उसने कोई अच्छा काम नहीं किया तो क्या होगा, अगले इलेक्शन में वो रिप्लेस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो एनकरेज डेवलपमेंट, एनकरेजेस डेवलपमेंट, तो यहाँ पे डेवलपमेंट को एनकरेज करते हैं। जैसे पॉलिसीज फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जो किस पे फोकस करती है, इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस। इकोनॉमिक मतलब यहाँ पे पैसे के रिलेटेड, देश के पैसे के रिलेटेड, देश को वहाँ पे इकोनॉमिकली डेवलप्ड बनाने के लिए, और दूसरा सोशल प्रोग्रेस, ठीक है, कम्युनिटी प्रोग्रेस, लोगों की प्रोग्रेस को, तो ये एनकरेज करती है, फोकस भी करती है और एनकरेज इस दोनों फील्ड में स्पेशली करती है, डेवलपमेंटल फील्ड जो कि है इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस में। ओके, तो ये था
चलो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। जैसे इन इंडिया MPs एंड MLAs आर इलेक्टेड एवरी 5 years टू रिप्रेजेंट पीपल इन डिसीजन मेकिंग। 5 years के बाद वो देखो MPs भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों हर 5 साल में इलेक्ट होते हैं। अगर वो उनका काम 5 साल के अंदर लोगों को अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्शन में उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। वरना तो क्या होगा, अगर वो उनको रिप्लेस नहीं करेंगे तो वो जो चाहे वही करेंगे ना, इसीलिए। लेकिन अगर वो अच्छा काम कर रहे तो फिर उनको रखा भी जाएगा, आगे भी रखा जाएगा, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट इज़ ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी एंड हाउ डज द पंचायती राज सिस्टम प्रमोट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एट द लोकल लेवल। तो पहले हम समझेंगे ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को, फिर इसको देखें, उसके बाद देखेंगे पंचायती राज सिस्टम जो है कैसे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है लोकल लेवल पर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। व्हाट इज़ ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, जो पहला पार्ट है उसका आंसर, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी एंश्योर्स ऑर्डिनरी सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नेंस, इट स्ट्रेंथन सेल्फ रूल एंड डिसीजन मेकिंग एट लोवेस्ट लेवल। देखो जो ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी ऑर्डिनरी सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी देती है ना पार्टिसिपेट करने की लोकल गवर्नमेंट्स में, जैसे कि अपने एरिया की अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ चल रहा है, कोई मीटिंग चल रहा है, तो वो डायरेक्टली वहाँ पे जाके वो सुनेंगे मीटिंग को, फिर उनके पास कोई सोल्यूशंस वगैरह है तो वो सोल्यूशन को भी देंगे, और उनके सोल्यूशन अगर अच्छा है तो सोल्यूशन को आगे इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। तो इससे क्या होता है, सेल्फ रूल इंक्रीज होता है और डिसीजन मेकिंग में वो मदद भी होता है लोवेस्ट लेवल पे। मतलब क्या है, सबसे जो निचला लेवल है, सबसे जो बेस लेवल से ही डेवलपमेंटल आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो उन्हीं एरिया की बात करेंगे जहाँ पे वो रहते हैं। तो ऐसे ही हर लोग हर एरिया में जो भी वहाँ पे रहते हैं उस डेवलपमेंट के बारे में अगर सोचने लगे सारे लोग, तो क्या होगा, डेवलपमेंटल प्रोसेस जो जल्दी हो जाएगा। तो बेस से डेवलपमेंट लेके आने की कोशिश है ये। ठीक है, जो ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी है। और देखिए पंचायती राज के बारे में देख लेते हैं। हाउ डज द पंचायती राज सिस्टम प्रमोट्स डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एट द लोकल लेवल। तो पंचायती राज सिस्टम क्या है, थोड़ा इसके बारे में पहले जानेंगे। आपकी बुक में तो ये दी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 को ही ये इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये डिवाइड कितने में होता है, 3 लेवल्स में डिवाइड होता है। पहला होता है ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे है, नेक्स्ट होता है ब्लॉक समिति जो कि इंटरमीडिएट लेवल पे है, तीसरा है जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये आप चैप्टर नंबर 12 में अच्छे से आप पढ़ोगे इसको। ठीक है, 11 है शायद, हाँ 11 में आप अच्छे से इसको पढ़ोगे। आपका चैप्टर नंबर 10 है ना, तो पंचायती राज सिस्टम में डिटेल में वहाँ पे पढ़ोगे ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के बारे में। ये पे बस मैंने मेंशन कर दिया है। तो हाउ डज़ इट प्रमोट डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी को कैसे प्रमोट करता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, लोग आके डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं ना, पीपल वोट इन ग्राम सभा मीटिंग, डायरेक्ट वोटिंग करते आते वहाँ पे पार्टिसिपेट करते डायरेक्टली। लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, पंचायत हैंडल्स विलेज इशू, वहाँ पे जो लोकल प्रॉब्लम है जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई या फिर वाटर की प्रॉब्लम हो गई या फिर कहीं ब्रिज बनाना हो उनको या फिर कहीं रोड बनाना हो उनको, रोड्स वगैरह बनाना हो, तो क्या करते हैं वो आपस में डिस्कस करेंगे और फिर उस सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेके आएंगे, फिर आगे वो प्रोसेस करने की, अच्छा ठीक है आगे हमें इस चीज़ को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और किस किस की मदद चाहिए, तो फंड्स वगैरह ये रेस करेंगे। ठीक है, तो अगर इनका फ़ंड रेस नहीं हो रहा तो क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनको फ़ंड प्रोवाइड करती है। ठीक है, पैसे प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट है। यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम में क्या है, 33% जो सीट्स है पंचायत बनने के लिए। ठीक है, एक गाँव के पंचायत होते हैं ना, वुमेन के लिए रिजर्व है, मतलब वुमेन को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की। बस मैन ही नहीं, महिलाएं भी आगे बढ़ के क्या बन सकती है, पंचायत बन सकती है। और आपकी बुक में काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं ना जो वुमेन पंचायत के बारे में। तो 33% ऑफ सीट जो है उनके लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, एक विलेज नीड्स अ न्यू वेल, अगर विलेज को एक नया कुआं चाहिए तो वहाँ पे क्या होगा, ग्राम सभा डिस्कसेस एंड अप्रूव्स दी प्रोजेक्ट। तो ग्राम सभा पे यहाँ पे डिस्कस होगी, जो मीटिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे गांव के जितने भी लोग हैं वो लोग सब, उन सबको बुलाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे वो डायरेक्टली आके पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। तो दस ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन्स लोकल गवर्नेंस एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो इस तरीके से क्या होता है, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी जो है स्ट्रेंथन करता है किस चीज़ को, लोकल गवर्नेंस और पीपल्स पार्टिसिपेशन को। लोकल गवर्नेंस, वहाँ की लोकली गवर्नेंस जो प्रोसेस चल रहा है डेवलपमेंटल प्रोसेस उसको, और पीपल के पार्टिसिपेशन, वहाँ के जो लोग रहते हैं वो अच्छे से आके वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं ना इस चीज़ को। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो
तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे हम एंड करते हैं, ठीक है। और आपको मेरा क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो भी ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी वो डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।